औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मुकाबले में किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये एक बेहतर कंडक्टर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से या नहीं है। सो लेट्स डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। So extrinsic semiconductor is a semiconductor doped with impurity atoms. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसे आपने इम्प्योरिटी एटम से डॉप किया हुआ है, और इस बात का मतलब यह है कि आपने इसमें डॉपेंट ऐड किए हैं, फॉरेन एटम ऐड किए हैं ताकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल किया जा सके। सो पर्पस ऑफ impurity atoms is to modulate से मतलब change, to control the properties of, और वो properties electrical properties हैं, remember the properties of extrinsic semiconductor। In other words, we can also define the extrinsic semiconductor as a semiconductor whose conductivity is independent of temperature। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जनरली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। सो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? द कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन डोपेंट कंसंट्रेशन। अच्छा, नॉर्मली हम किस सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू डोपेंट कंसंट्रेशन? सो इफ there are if there is one dopant atom या one impurity atom in every 10 to power 5 to 10 to power 7 host atoms, then the semiconductor is considered as extrinsic semiconductor। अच्छा, अब डोपेंट्स को देखते हैं कि डोपेंट्स कैसे होंगे। सो डोपेंट्स जो हम एक सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे, तो ये डोपेंट्स या तो ट्राइवेलेंट होंगे यानी कि थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेंगे, या फिर ये पेंटावेलेंट डोपेंट होंगे जो कि फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ट्राइवेलेंट डोपेंट्स हम इनको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और इन्हें हम डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं।
because they donate electron to crystal structure. Furthermore, डोपेंट्स को थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप से ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है? तो डोपेंट्स को फिफ्थ या थर्ड ग्रुप से सिलेक्ट करने की एक कॉमन वजह है. देयर एटॉमिक साइज is nearly same as that of silicon or germanium which belong to fourth group. आपके सेमीकंडक्टर्स जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो इनकी आखिरी शेल में अगर आप देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो सेम एटॉमिक साइज की वजह से दे कैन इजीली सब्स्टिट्यूट होस्ट एटम्स. without distortion in crystal structure. यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई ख़ास तब्दीली किए बगैर ही ये उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स के बराबर है, तकरीबन बराबर है. उसकी वजह से ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ओरिजिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंजेस कॉज नहीं करते और इजीली वहाँ पे एडजस्ट होते हैं. अब इन दोनों इम्प्योरिटीज़ की वजह से, क्योंकि एक इम्प्योरिटी ट्राईवैलेंट है और एक इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट है, आपके पास सेमीकंडक्टर्स की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स बनती हैं. टाइप्स ऑफ extrinsic semiconductor. So there are two types. One is N-type semiconductor, और दूसरा है P-type semiconductor. So let's discuss them in detail. So here we have N-type semiconductor. So it is a type of extrinsic semiconductor which is doped with N-type impurity. N-type impurity फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज डॉप्ड विद पेंटावैलेंट impurity. अच्छा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ में आप देख सकते हैं जैसे फास्फोरस है या आर्सेनिक वगैरह हैं जो फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं. तो अगर आप सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो सिलिकॉन की आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि फास्फोरस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसकी आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं. ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में यूं ही शो कर देता हूँ. अब
अगर फास्फोरस सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एडजस्ट हो तो ये अपने चारों तरफ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. लाइक I'll keep the phosphorus in center and I'll show 4 single covalent bond with 4 silicon atoms. In this way हमारे सिलिकॉन एटम्स की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी और उनकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फास्फोरस की आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो फास्फोरस ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लिए हैं. लेकिन फास्फोरस की आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड रह जाता है. ये एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव करता है और कंडक्शन कॉज करता है. तो यहाँ पे ये बात नोटेबल है कि सिलिकॉन एज अ होल न्यूट्रल है, इट हैज़ नो नेट चार्ज. फास्फोरस एज अ होल न्यूट्रल है, इट हैज़ नो नेट चार्ज. तो जब ये बॉन्ड भी बना लेंगे तो एज ए होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर न्यूट्रल ही रहेगा. तो ये बात नोटेबल है कि देयर इज नो नेट चार्ज, देयर इज नो नेट चार्ज on crystal structure even after doping. अक्सर स्टूडेंट्स इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से ये समझ बैठते हैं कि एन टाइप मटेरियल पर नेट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. जिसकी वजह मैंने आपको ये बताई कि सिलिकॉन एज अ होल न्यूट्रल होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं. फास्फोरस भी एज अ होल न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं. तो जब ये मिल के ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी एज अ होल न्यूट्रल ही रहेगा, इस पर कोई नेट चार्ज नहीं आएगा. लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फास्फोरस ने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डोनेट किया है. तो वी कैन से दैट पेंटावेलेंट impurities आर डोनर impurities. जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया, दे आर डोनर impurities. वाई? बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन. इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है. They donate electron to crystal structure. अब यही इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एज अ फ्री चार्ज मूव कर रहा है, तो अब इस सेमीकंडक्टर का बिहेवियर एक कंडक्टर से मैच करने लगा है. अच्छा, अब बैंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्शन के हवाले से क्या होगा उसे एक्सप्लेन करते हैं. अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है. हियर इज द सिचुएशन एट लो टेम्परेचर्स. यहाँ पे तो मैं मेंशन कर देता हूँ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को. जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन. दिस वन इज फ्री इलेक्ट्रॉन. लो टेम्परेचर पर बैंड थ्योरीज ऑफ सॉलिड के मुताबिक इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इस एनर्जी गैप को जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके. तो लो टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट दे कैन नॉट jump to conduction band. लेकिन
यहाँ पे ये भी देखें, कंडक्शन बैंड रिमेन्स एम्प्टी। At high temperatures, rather I would say at sufficiently high temperature या both high electric field जब आप अप्लाई कर देते हैं तो electrons jump to conduction band। तो अब हाई टेम्परेचर पे बिहेवियर देखते हैं। ये इसके क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स हैं जो कि वाकई में बिल्कुल एम्प्टी हैं। अच्छा, अब सिचुएशन देखी जाएगी कि व्हाट हैपन्स टू वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एट हाई टेम्परेचर। दिस इज something at low temperature which is happening, and here we'll see the effect of high temperature or high electric field। अब सबसे पहले तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, तो इससे हम यहाँ पे भेज देते हैं और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। अच्छा, फिर हाई टेम्परेचर का दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन विल टेक प्लेस। अच्छा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हमारे पास बॉन्ड टूटेंगे और फर्दर इलेक्ट्रॉन भी जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन करता चलूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जंप करेगा तो ये तो वैसे ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर के पास फ्री में मौजूद था, तो ये कोई होल क्रिएट नहीं करेगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जंप करेगा तो इसकी वजह से वैलेंस बैंड में कोई होल क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि होल इज़ अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड नहीं था, तो ये कोई भी वैकेंसी क्रिएट नहीं करेगा। ये जो बॉन्ड टूटा है और यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो वैकेंसी क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आगे जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a conduction band is greater than number of holes in valence band। ये एक और निशानी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये रिप्रेजेंट करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को। आई रिपीट कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वैलेंस बैंड में होल्स की तादाद से ज़्यादा होती है, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इंट्रिंसिक डेंसिटी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। हेयर ओवर हेयर देयर इज़ नो सच सिचुएशन लाइक दैट। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं एंड holes are in minority। Hence, electrons are called majority carriers and holes are called minority carriers। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। अगर होल्स रिस्पॉन्सिबल होती तो फिर हम कहते कि ये पी टाइप सेमी कंडक्टर है। सो दिस इज इट फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर। नाउ विल मूव टूवर्ड्स पी टाइप सेमी कंडक्टर।
तो हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, अगर आप उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दें तो ये इजीली एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। लेट मी शो यू हाउ। देखें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें। आपने कहा एन टाइप सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है विच इज़ डॉप्ड विद एन टाइप इम्प्योरिटी, यानी कि इट इज़ डॉप्ड विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो हम इसी बात को लिखेंगे यहाँ पर कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज़ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर which is doped with n-type impurity. It is doped with p-type. It is doped with p-type impurity. इसका मतलब it is doped with trivalent impurity. और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एग्जांपल आप ले सकते हैं ग्रुप 3 से। ग्रुप 3 में जैसे आपके पास बोरान मौजूद है, इंडियम मौजूद है, कैलियम मौजूद है, तो हम यहाँ पर एज एन एग्जांपल बोरान लिख सकते हैं। अच्छा, अब डायग्राम भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम देखेंगे। यहाँ पे हमने पहले बताया सिलिकॉन न्यूट्रल है, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस न्यूट्रल है एज ए होल, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखते हैं कि बोरान के बारे में कैसे लिखा जाएगा। तो हम बोरान के बारे में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे सिलिकॉन है जिसकी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 हो तो इसकी शेल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे बोरान है जिसकी आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और एक वैकेंसी है। अब इस बोरान को क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एडजस्ट करते हैं। तो बोरान अपने तीनों तरफ 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ। As you can see here. अब सिचुएशन ये है कि बोरान ने अपने तीनों तरफ यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे शेयर किया और यहाँ पे शेयर किया। सिलिकॉन ने भी शेयर किया, सिलिकॉन ने भी। अब इसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से जंप करके यहाँ आएगा तो वैकेंसी यहाँ शिफ्ट होगी, कभी इस सिलिकॉन की वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा या यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो ये होल कंटिन्यूसली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव करती रहेगी। अच्छा, नोटेबल बात ये भी है कि ये सिलिकॉन एज अ होल न्यूट्रल है, ये बोरान भी एज अ होल न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन शेल्स में हैं उतने प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। यहाँ पर भी जितने इलेक्ट्रॉन शेल में हैं उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस में, यानी बोरान एटम एज अ होल तो न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। वो तो आयन होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते। बोरान इस स्ट्रक्चर में आने के बाद ना ही कोई नेट इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ना कोई लूज करता है, तो इसीलिए उसके ऊपर कोई नेट चार्ज भी नहीं आता। सिलिकॉन भी ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही लूज करता है। तो ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज अ होल न्यूट्रल ही रहेगा। तो इसके बारे में भी हम वही बात मेंशन करेंगे, देयर इज नो नेट चार्ज ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देयर इज नो नेट चार्ज on crystal structure even after doping. क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज अ होल न्यूट्रल है। अच्छा, अब ये देखें कि ये बोरान सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इसी बेसिस पर हम कहेंगे कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। जिसका मतलब ये होगा कि दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
अच्छा, अब देखते हैं कि बैंड थ्योरी के मुताबिक लो टेम्परेचर बिहेवियर क्या होगा और हाई टेम्परेचर पे बिहेवियर क्या होगा। तो here is the energy band theory, here is your valence band, and here is the conduction band. At low temperatures, सिचुएशन ये है कि वैलेंस बैंड तो कम्प्लीटली फिल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, लेकिन एक होल होने की वजह से, फॉर एग्जांपल ये होल यहाँ पे है तो कभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, होल पीछे शिफ्ट होगी, कभी ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, होल नीचे जाएगी, तो इस तरह ये होल पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव करती रहेगी। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये होगी कि कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, valence band has holes but no free electrons. So there is no conduction. अब अगर आप टेम्परेचर को स्लाइटली एलिवेट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, या फिर आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है ताकि आप इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी तो दें ताकि वो बैंड गैप को जंप करके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी, जब आप हाई टेम्परेचर देंगे या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो उसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा और यहाँ से ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कंडक्शन बैंड में आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड में आने के बाद यहाँ पे दो होल्स क्रिएट हो जाएंगी, एक होल तो पहले से मौजूद थी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुँच गया तो यहाँ पे दूसरी होल भी क्रिएट हो जाएगी। तो आप देखेंगे एट हाई टेम्परेचर्स इलेक्ट्रॉन जंप टू conduction band. Now here is the case. Number of holes in valence band is greater than number of electrons in conduction band. इसका मतलब हुआ holes are majority charge carriers. Which means that electrons are minority charge carriers. Hence, major part of the current is carried by holes. So we write holes are mainly responsible for conduction. क्योंकि होल्स कंडक्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पीएन जंक्शन डायोड और रेक्टिफिकेशन को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।